चैप्टर 7। अब तक अर्जुन लगातार निशा के होते होठों को देख रहा था। अचानक निशा को फील होता है कि अर्जुन से किस कर रहा है। पहले तो निशा अर्जुन को पीछे करने की कोशिश करती है, पर वह फिर सीधी खड़ी हो जाती है और अर्जुन जो कर रहा था उसे करने देती है। अर्जुन निशा के होठों को छोड़कर गले और कॉलर बोन पर किस करने लगता है। निशा अर्जुन की किस पिघल रही थी। तभी निशा को अपनी मम्मी की आवाज सुनाई देती है। निशा है हिचकी की चाहते हुए अर्जुन से कहती है, नीचे बुला रहे हैं। निशा की बात अर्जुन अपनी साइंस में वापस आता है और निशा को छोड़ बाथरूम में चला जाता है। के यूनिवर्सिटी काल्पनिक नाम। श्रेया को रूही की बात से बहुत गुस्सा आता है, पर वह रूही को कुछ नहीं रहती। कॉलेज में सभी जानते थे रूही शेखावत खानदान की प्रिंस है और इसीलिए श्रेया पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। श्रेया को जाता देख रूही रोहन के कंधे पर मरती है और बोलती है, तुम क्यों उससे मना नहीं करते। रोहन कहता है, मैं नहीं उससे कहता कि वह मेरे आगे पीछे घूमे मुझे से चुपके। रूही रोहन की बात सुन अपना सर हिला देती है। अब आगे त्रिवेदी निवास। अर्जुन और निशा साथ में सोफे में बैठे हैं। थे शालिनी जी निशा और अर्जुन की आरती उतारती हैं और राम जी अर्जुन को तिलक लगाकर शगुन का सामान देते हैं। अर्जुन सामान लेने से मना करने लगता है तो राम जी कहते हैं, बेटा ये रस्म होती है और शगुन को वापस नहीं देते। अर्जुन राम जी और शालिनी जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। कार में निशा की साड़ी सीट के नीचे पड़ी था और अर्जुन लगातार निशा को किस कर रहा था। गाड़ी में पार्टीशन लगा था, फिर भी निशा को बहुत शर्म आ रही थी। तभी ड्राइवर कहता है, सर घर आ गया। ड्राइवर की आवाज सुन अर्जुन अपने संस में वापस आता है और सीधा होकर बैठ जाता है। निशा जल्दी से अपने आप को ठीक करने लगती है। अर्जुन घर से बाहर निकलता है और निशा की तरफ का दरवाजा खोलता है। निशा गाड़ी से बाहर निकलती है और अर्जुन के साथ घर के अंदर चली जाती है। अंदर सभी लोग खाना खाकर हाल में बैठे बातें कर रहे थे। ममता जी निशा और अर्जुन को आता देख कहती हैं, चलो अच्छा है तुम दोनों आ गए, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। अर्जुन कहता है, नहीं माँ इसी कोई जरूरत नहीं, हम खाना खाकर आए हैं। अर्जुन बिना किसी पर ध्यान दिए ऊपर की तरफ चला जाता है। निशा नीचे हॉल में सभी के साथ बैठकर बातें करने लगती है। रूही निशा से कहती है, भाभी कल संडे है, क्यों नाम सभी कल शॉपिंग करने चले। तभी ममता जी कहते हैं, हाँ बेटा रूही बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम और रूही कल शॉपिंग पर चले जाओ। रोहन कहता है, माँ मैं भी जाऊंगा। ममता जी कहते हैं, हाँ ये ठीक है, तुम तीनों ही चले जाना। रूही और रोहन बहुत खुश होते हैं क्योंकि जब से निशा आई थी उन्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिला। सभी उठकर अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। शिमला फ्लैशबैक। अंश जब क्रिश का नंबर मांगता है तो कृतिका अंश की बात सुन रोने लगती है और अपने पेट पर हाथ रख रहती है, मेरा इस दुनिया में मेरे बच्चे के सिवा कोई नहीं है। कृतिका की बात सुनो उसको बहुत बुरा लगता है। कृतिका उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगती है। तभी अंश कहता है, तो फिर तुम कहाँ रहती हो, मुझे बता दो मैं छोड़ दूंगा। कृतिका कहती है, पता नहीं अब जहाँ जिंदगी लेकर जाएगी वहां चली जाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे और मेरे बच्चे को नई जिंदगी दी। कृतिका दरवाजा खोलकर जाने लगती है। तभी अंश कहता है, तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। अंश की बात सुन किसका हैरान हो जाती है और कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अंश कहता है, नहीं मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ नहीं रख रहा हूँ, जब तुम्हारे पास कोई रहने की जगह हो जाए तुम चली जाना। ऐसे अकेले तुम कहाँ जाओगी, और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे अपना भाई समझ सकती हो। कृतिका अंश की बात सुन रोने लगती है। अंश कृतिका को बेड पर बैठता है और हाथ पकड़कर कहता है, तुम चाहो तो मुझे सब कुछ बता सकती हो। कृतिका अंश की तरफ देखती है पर उसे कुछ नहीं बताते। अंश कृतिका को कुछ ना बोलना देख समझ जाता है कि शायद कृतिका कुछ बताना नहीं चाहती। इसी तरह समय बीतने लगता है। अंश की मदद से कृतिका एक छोटी सी नौकरी कर लेती है। कुछ समय बाद कृतिका अपना छोटा सा घर खरीद लेती है। इस बीच कृतिका अपने बेटे कार्तिक को जन्म देती है। कार्तिक की देख रेख के लिए कृतिका किसी आया को हायर करने का सोचती है। एक दिन कृतिका कार्तिक को लेकर पार्क में टहलने गई थी, जहां उसे 40-45 साल की एक औरत रोते हुए दिखती है। कृतिका उनके पास जाकर पूछता है, क्या हुआ आंटी, आप रो क्यों रही हैं। औरत बोलती है, बेटा मेरे पति की मृत्यु हो गई है, मेरे पति की मौत के बाद मेरे बेटा और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊं। कृतिका को आंटी के लिए बहुत हमदर्दी होती है, वह उन्हें अपने घर ले आती हैं। प्रेजेंट टाइम। कृतिका कार्तिक को लेकर नीचे आती है तो आंटी को किचन में लंच बनाने की तैयारी करता देख कहती है, आंटी आज आप लंच बनाने को रहने दीजिए, आज हम लंच बाहर करेंगे और कार्तिक के मामा के लिए गिफ्ट भी लेंगे। आंटी कहती है, चलो ठीक है, आज कार्तिक बाबा को शॉपिंग करते हैं।
कृतिका कार्तिक और आंटी को लेकर माल चली जाती है। अर्जुन का कमरा। निशा जब अपने कमरे में आती है तो अर्जुन कहीं नहीं दिखता। निशा अपना नाइट सूट लेकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। स्टडी रूम। अर्जुन किसी से गुस्से में बात कर रहा था। मैंने कहा था ना उसको उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उधर से आवाज आती है, सर हमने पूरी कोशिश की थी कि रूही मैम के बारे में उसको पता ना चले, पर पता नहीं उसे कैसे पता चल गया। दीपक की बात सुन अर्जुन को बहुत तेज गुस्सा आता है। अर्जुन कहता है, ठीक है रूही की सिक्योरिटी डबल कर दो। दीपक कहता है, जी सर हो जाएगा। कुछ समय बाद स्टडी रूम का दरवाजा खुलता है और रोहन अंदर आता है। रोहन अर्जुन को देख पूछता है, जी भाई आपने बुलाया? अर्जुन कहता है, हाँ मुझे तुम्हें बताना था कि उसे रूही का पता चल गया है। अर्जुन की बात सुन रोहन हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, हमने तो रूही की सारी डिटेल हाइड करवा दी थी। अर्जुन कहता है, आज से तुम रूही को एक पल के लिए भी अकेले मत छोड़ना। रोहन कहता है, जी भाई अब हम आगे क्या करेंगे? रोहन की बात सुन अर्जुन कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद सब हैंडल कर लूंगा। किस रूही के बारे में पता चल गया? क्या कृतिका कभी माफ करेगी क्रिश को? चैप्टर 8 अर्जुन और निशा। अब तक। स्टडी रूम। अर्जुन किसी से गुस्से में बात कर रहा था। मैंने कहा था ना उसको उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उधर से आवाज आती है, सर हमने पूरी कोशिश की थी कि रूही मैम के बारे में उसको पता ना चले, पर पता नहीं उसे कैसे पता चल गया। दीपक की बात सुन अर्जुन को बहुत तेज गुस्सा आता है। अर्जुन कहता है, ठीक है रूही की सिक्योरिटी डबल कर दो। दीपक कहता है, जी सर हो जाएगा। कुछ समय बाद स्टडी रूम का दरवाजा खुलता है और रोहन अंदर आता है। रोहन अर्जुन को देख पूछता है, जी भाई आपने बुलाया? अर्जुन कहता है, हाँ मुझे तुम्हें बताना था कि उसे रूही का पता चल गया है। अर्जुन की बात सुन रोहन हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, हमने तो रूही की सारी डिटेल हाइड करवा दी थी। अर्जुन कहता है, आज से तुम रूही को एक पल के लिए भी अकेले मत छोड़ना। रोहन कहता है, जी भाई अब हम आगे क्या करेंगे? रोहन की बात सुन अर्जुन कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद सब हैंडल कर लूंगा। अब आगे। निशा बालकनी में खड़ी चांद को देख रहे थे, तभी कोई पीछे से आकर निशा की कमर पकड़ लेता है। निशा कमर पर किसी का हाथ महसूस कर घबरा जाती है और जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है तो अर्जुन पीछे खड़ा होता है। अर्जुन को खड़ा देख निशा को राहत मिलती है। निशा को घबराए महसूस कर अर्जुन बोलता है, आदत डाल लो, तुम्हें मेरे सिवा कोई भी नहीं छू सकता। निशा और अर्जुन खामोशी से खड़े चांद को देख रहे थे। अर्जुन ने अपना सर निशा के कंधे पर रखा था। कुछ समय बाद निशा कहती है, वह क्या मैं कल शॉपिंग पर जा सकती हूँ? रूही और रोहन कह रहे थे। अर्जुन निशा से कहता है, ठीक है चली जाना। अर्जुन की बात सुन निशा बहुत खुश होती है और कहती है, थैंक यू। कुछ पल निशा अर्जुन को देखती है, फिर सामने की तरफ देखने लगती है और निशा को ऐसा करता देख अर्जुन कहता है, कुछ और भी कहना है तो कह सकती हो। निशा नर्वसनेस से कहती है, वह क्या मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हूँ? अर्जुन को पता था निशा 3rd ईयर की BCA की स्टूडेंट है। अर्जुन कहता है, कौन सा कॉलेज है तुम्हारा? निशा कहती है, RDS कॉलेज। अर्जुन कहता है, ठीक है मैं तुम्हारा एडमिशन्स रोहन और रूही के साथ यूनिवर्सिटी में कर दूंगा। तुम रूही और रोहन के साथ पढ़ने जाना। पहले तो निशा सोचती है कि वह अर्जुन को कह दे कि वह अपने कॉलेज में ही पढ़ लेगी, पर फिर अर्जुन गुस्सा हो जाएगा, ये सोचकर वह अर्जुन की बात मान लेती है। अर्जुन निशा से कहता है, तुम कॉलेज जा सकती हो पर तुम्हें मेरे कुछ नियम मानने पड़ेंगे। निशा हैरान होकर अर्जुन को देखती है और पूछती है, कौन से नियम? अर्जुन कहता है, पहला नियम, तुम कभी लड़कों से बात नहीं करोगी। दूसरा, तुम वहां पर किसी को नहीं बताओगे कि तुम मेरी पत्नी हो। तीसरा, तुम हर चीज मुझे बताकर करोगी। बस तुम्हें ये 3 नियम ही माने हैं, अगर तुम इन नियमों को मानेगी तो तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकती हो। निशा अर्जुन के नियम सुन कहती है, जी मुझे मंजूर है। अर्जुन निशा की बात सुन उसे गोद में उठा लेता है और कमरे में चला जाता है। अगली सुबह निशा की जब आंख खुलती है तो देखी है अर्जुन उसकी साइड में नहीं था। निशा समझ जाती है कि अर्जुन जरूर जिम करने गया होगा। निशा घड़ी में टाइम देखी है तो इस समय 5:30 बज रहे थे। निशा जल्दी से उठती है और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। निशा जब नीचे आती है तो देखी है कि ममता जी मंदिर में आरती की तैयारी कर रही थी। निशा जल्दी से उनके पास आती है और कहती है, सॉरी माँ, हम लेट हो गए। ममता जी कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी हो जाता है और आप यहाँ पर अपने हिसाब से रह सकती है। ममता जी निशा से कहती हैं, चलिए बेटा आज आप आरती कीजिए। निशा आरती करती है। निशा की इतनी मीठी आवाज सुन ममता जी खुश हो जाती हैं
आरती कर निशा ममता जी के साथ किचन में चली जाती हैं। किचन में ममता जी और निशा नाश्ता बना रहे थे कि तभी एक सर्वेंट आता है और निशा से कहता है, मैम, सर ने काफी मंगवाई है। सर्वेंट की बात सुन निशा ममता जी की तरफ देखती है। ममता जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, बेटा जाओ कॉफी ले जाओ। ममता जी की बात सुन निशा शर्माते हुए कॉफी लेकर कमरे की तरफ चली जाती है। निशा अपने कमरे में पहुंचती है तो देखी है अर्जुन आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल सही कर रहा था। निशा को देख अर्जुन कहता है, शायद तुम भूल गई तुम्हें बीवी होने के फर्ज भी निभाना है। इधर आओ, मेरी टाई बंद हो। निशा कॉफी का कप टेबल पर रखती है और अर्जुन के पास जाकर अर्जुन की टाई लेकर उसे टाई बांधने लगती है। अर्जुन निशा की कमर पर हाथ रख उसे खुद से चिपक लेता है। अर्जुन के ऐसा करते ही निशा घबरा जाती है, पर फिर निशा टाई बांधने पर ध्यान देने लगती है। अर्जुन निशा को लगातार देखे जा रहा था। निशा लगी इतनी सुंदर रही थी। निशा ने आज नीले रंग की साड़ी पहनी थी, जो निशा के गोरे बदन पर बहुत सुंदर लग रही थी। निशा बहुत कम मेकअप करती थी, वह सिर्फ अपने आंखों में काजल और होठों पर लिपस्टिक लगाती थी। निशा को अपने ऊपर अर्जुन की नजरों की तपिश महसूस हो रही थी। अर्जुन निशा से कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या रहेगी निशा अर्जुन की बात पर? क्या निशा को भी होगा अर्जुन से प्यार? अर्जुन ने क्यों बुलाया निशा को? चैप्टर 9 शॉपिंग पर जाना। अब तक किचन में ममता जी और निशा नाश्ता बना रहे थे कि तभी एक सर्वेंट आता है और निशा से कहता है, मैम, सर ने काफी मंगवाई है। सर्वेंट की बात सुन निशा ममता जी की तरफ देखती है। ममता जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, बेटा जाओ कॉफी ले जाओ। ममता जी की बात सुन निशा शर्माते हुए कॉफी लेकर कमरे की तरफ चली जाती है। निशा अपने कमरे में पहुंचती है तो देखी है अर्जुन आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल सही कर रहा था। निशा को देख अर्जुन कहता है, शायद तुम भूल गई तुम्हें बीवी होने के फर्ज भी निभाना है। इधर आओ, मेरी टाई बंद हो। निशा कॉफी का कप टेबल पर रखती है और अर्जुन के पास जाकर अर्जुन की टाई लेकर उसे टाई बांधने लगती है। अर्जुन निशा की कमर पर हाथ रख उसे खुद से चिपक लेता है। अर्जुन के ऐसा करते ही निशा घबरा जाती है, पर फिर निशा टाई बांधने पर ध्यान देने लगती है। अर्जुन निशा को लगातार देखे जा रहा था। निशा लगी इतनी सुंदर रही थी। निशा ने आज नीले रंग की साड़ी पहनी थी, जो निशा के गोरे बदन पर बहुत सुंदर लग रही थी। निशा बहुत कम मेकअप करती थी, वह सिर्फ अपने आंखों में काजल और होठों पर लिपस्टिक लगाती थी। निशा को अपने ऊपर अर्जुन की नजरों की तपिश महसूस हो रही थी। अर्जुन निशा से कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। अब आगे। अर्जुन की बात सुन निशा के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। निशा अर्जुन को कुछ नहीं कहती और टाई बांधने लगती है। अर्जुन निशा की कमर पकड़कर खुद से चिपक लेता है। निशा अर्जुन की तरफ हैरानी से देखने लगती है, पर अर्जुन की इंटेंस नजरें देख निशा शर्मा जाती है। अर्जुन निशा को किस करने लगता है। निशा की पकड़ अर्जुन की टाई कर कस जाती है। जब निशा को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तो अर्जुन को पीछे की तरफ धक्का मारने लगती है, पर अर्जुन निशा के दोनों हाथ पकड़ कमर के पीछे लगा देता है। जब अर्जुन को लगता है निशा सांस नहीं ले पा रही तो अर्जुन निशा को छोड़ देता है। अर्जुन को छोड़ते ही निशा लंबी लंबी सांस लेने लगती है। अर्जुन निशा की कमर को हल्के हाथ से रब करने लगता है। निशा अर्जुन की पकड़ से छूटने के लिए कसमसाने लगती है। निशा को ऐसा करता देख अर्जुन अपनी पकड़ निशा पर और टाइट कर लेता है। निशा मासूमियत से अर्जुन की तरफ देखने लगती है और आंखों से छोड़ देने की विनती करती है। अर्जुन निशा की मासूम शक्ल देख के आता है, अगर तुम मुझे ऐसे देखोगी तो मैं तुम्हें सीधा बिस्तर पर ही छोड़ूंगा। अर्जुन की बात सुन निशा के गाल और कान दोनों लाल हो जाते हैं। निशा को ऐसा देखा अर्जुन को निशा पर बहुत प्यार आता है। वह निशा से कहता है, ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, जब तुम्हारा शॉपिंग पर जाओगी तो जो भी तुम्हें पसंद है सब ले लेना। अर्जुन एक ब्लैक कलर का डायमंड का कार्ड निशा को देता है। निशा कहती है, पर मैं इसका क्या करूंगा, मेरे पास तो सब कुछ है। अर्जुन कहता है, कोई बात नहीं, फिर भी तुम्हें जो भी पसंद है सब ले लेना। निशा अर्जुन से कहती है, अब मैं जाऊं। अर्जुन निशा के माथे पर किस कर उसे छोड़ देता है। अर्जुन के किस करते निशा अपनी आंखें बंद कर लेती है। नीचे डाइनिंग टेबल पर सभी बैठे थे। निशा सभी को नाश्ता सर्व कर रही थी। तभी दादी अर्जुन को कहती है, बेटा आज तीनों बच्चे शॉपिंग पर जाने वाले हैं। अगर ऑफिस में तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग ना हो तो तुम भी चले जाओ। अर्जुन कहता है, दादी आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, इसलिए मैं नहीं जा सकता। अर्जुन की बात कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि दादी को पता था कि अर्जुन अपने काम को लेकर कभी लापरवाही नहीं करता था। अर्जुन को अपने काम से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वह कभी छुट्टी नहीं करता था। अर्जुन नाश्ता का डाइनिंग टेबल से उठता है और एक नज़र निशा को देख ऑफिस के लिए चला जाता है। अर्जुन का कमरा।
निशा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपने बाल बना रही थी। भी निशा की नज़र क्रेडिट कार्ड पर जाती है। क्रेडिट कार्ड को देखते हुए निशा को अर्जुन की आता जाती है और वह शर्माकर अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लेती है। तभी रूही कमरे में आती है और कहती है चलिए भाभी चलते हैं। निशा क्रेडिट कार्ड अपने पर्स में रख लेती है और रूही के साथ बाहर चली जाती है। शॉपिंग मॉल। रोहन की कार पड़े से शॉपिंग मॉल के सामने आकर रुकती है। रोहन निशा और रूही को लेकर मॉल के अंदर चला जाता है। रूही और निशा एक बड़े से सोफे पर बैठे थे और सामने शॉपिंग मॉल की एक एम्प्लॉय निशा रूही को अलग अलग तरह के कपड़े दिख रही थी। रूही और निशा को कोई भी कपड़ा पसंद नहीं आ रहा था। मॉल में एक तरफ कुछ लड़के रूही और निशा को देखकर बुरे बुरे कमेंट कर रहे थे। रोहन इस वक्त वहां नहीं था क्योंकि रोहन की एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी, इसलिए रोहन रूही और निशा को छोड़कर बाहर कॉल अटेंड करने गया था। तभी लड़के रूही और निशा के पास आते हैं और कहते हैं हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो क्यों ना हम आपकी मदद कर दें। लड़के की बात सुन बाकी के लड़के हंसने लगते हैं। रूही गुस्से में खड़ी होती है और कहती है अपने काम से मतलब रखो, तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं। निशा रूही का हाथ पकड़ रहती है, चलो रूही हम चलते हैं, हमें नहीं करनी शॉपिंग। तभी एक लड़का कहता है रे मैडम ऐसे कैसे नहीं करनी शॉपिंग, आप हमें बताएं ना, हम आपकी मदद करते हैं शॉपिंग करने में। लड़के की बात सुन रूही को बहुत गुस्सा आता है। भी एक लड़की के मुंह पर एक पंच जाकर पड़ता है। किसने मारा पांच? प्लीज आप सभी मुझे कमेंट भी कीजिए और मेरी नवल को पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैप्टर 10 रोहन की लड़ाई। अब तक रोहन की कार पड़े से शॉपिंग मॉल के सामने आकर रुकती है। रोहन निशा और रूही को लेकर मॉल के अंदर चला जाता है। रूही और निशा एक बड़े से सोफे पर बैठे थे और सामने शॉपिंग मॉल की एक एम्प्लॉय निशा रूही को अलग अलग तरह के कपड़े दिख रही थी। रूही और निशा को कोई भी कपड़ा पसंद नहीं आ रहा था। मॉल में एक तरफ कुछ लड़के रूही और निशा को देखकर बुरे बुरे कमेंट कर रहे थे। रोहन इस वक्त वहां नहीं था क्योंकि रोहन की एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी, इसलिए रोहन रूही और निशा को छोड़कर बाहर कॉल अटेंड करने गया था। तभी लड़के रूही और निशा के पास आते हैं और कहते हैं हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो क्यों ना हम आपकी मदद कर दें। लड़के की बात सुन बाकी के लड़के हंसने लगते हैं। रूही गुस्से में खड़ी होती है और कहती है अपने काम से मतलब रखो, तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं। निशा रूही का हाथ पकड़ रहती है, चलो रूही हम चलते हैं, हमें नहीं करनी शॉपिंग। तभी एक लड़का कहता है रे मैडम ऐसे कैसे नहीं करनी शॉपिंग, आप हमें बताएं ना, हम आपकी मदद करते हैं शॉपिंग करने में। लड़के की बात सुन रूही को बहुत गुस्सा आता है। भी एक लड़की के मुंह पर एक पंच जाकर पड़ता है। अब आगे निशा रूही कपड़े देख रहे थे, तभी रोहन का फोन रिंग करता है। रोहन निशा से कहता है भाभी आप दोनों कपड़े देखिए, मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। निशा कहती है ठीक है। रोहन कॉल अटेंड करने के लिए स्टोर से बाहर चला जाता है। रोहन बात करके जब स्टोर में आता है तो देखता है कुछ लड़के निशा और रूही से बदतमीजी कर रहे थे। रोहन को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह एक लड़क के मुंह पर पंच मार देता है। रोहन को देख निशा को थोड़ी राहत मिलती है। निशा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उसकी सोसाइटी में अगर कोई लड़की के साथ बदतमीजी करता था तो सभी लड़की को ही गलत समझते थे। निशा को भी इसी बात पर डर था कि अगर घर में किसी को इस बारे में पता चल गया तो सब उसको ही गलत समझेगी, क्योंकि वह तो रोहन और रूही दोनों से ही बड़ी है। तो फिर क्यों उसने उन्हें नहीं रोका। रोहन लड़कों को मारने वाला था कि निशा रोहन को कहती है नहीं रोहन प्लीज चलो हम चलते हैं, हमें शॉपिंग नहीं करनी, प्लीज तुम लड़ाई मत करो। रोहन निशा से कहता है नहीं भाभी रुकिए, मैं बताता हूँ कि बदतमीजी किसे कहते हैं। निशा कहती है नहीं रोहन प्लीज चलो। निशा खींचते हुए रोहन और रूही को लेकर जाने लगती है कि तभी एक लड़का अपने साथ वाले लड़के से कहता है रोहित देख यार क्या मस्त माल है, इसकी कमर तो एकदम मक्खन की तरह है। लड़के की इतनी अश्लील बातें सुन निशा रोने लगती है और खुद को साड़ी से सही से कवर करने लगती है। रोहन गुस्से में लड़के के पास आता है और सभी लड़कों को मारने लगता है। रोहन सभी को बहुत पीटता है, सभी लड़के अधमरे हो जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का अपना फोन निकालकर किसी को फोन करता है और कहता है अंकल आप प्लीज जल्दी से एस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आ जाए। तभी उधर से एक आदमी की आवाज आती है रोहित क्या हुआ है, विक्की तो ठीक है ना। लड़का कहता है अंकल प्लीज आप जल्दी से आ जाए, विक्की बिल्कुल ठीक नहीं है। तभी रोहन उसे लड़के के पास आता है, उसका फोन छीनकर जमीन पर फेंक देता है, उसे लड़के को मारने लगता है। रोहन इतने गुस्से में सभी लड़कों को मार रहा था जैसे आज ही जान से मार देगा। रोहन को इतने गुस्से में देख निशा डर जाती है। स्टोर के सभी एम्प्लॉइज डर से एक साइड होकर खड़े थे।
ये स्टोर मॉल का सबसे महंगा स्टोर था। इस स्टोर में ज्यादातर वीआईपी क्लाइंट ही आते थे, इसलिए कोई भी एम्प्लॉय इस लड़ाई में नहीं बोल रहा था, क्योंकि सभी को डर था कहीं उनके इंटरफेयर करने से उनकी नौकरी ना चली जाए। तभी मॉल में बहुत सारे बॉडीगार्ड आते हैं और रोहन को पकड़ लेते हैं। बॉडीगार्ड विक्की और रोहित और उनके दोस्तों को देखते हैं तो जल्दी से उनके पास जाकर उनको उठने में मदद करते हैं। भी एक आदमी पुलिस के साथ वहां पर आता है और कहता है, किसने की मेरे बेटे की ऐसी हालत। सभी उस आदमी को देख डर जाते हैं, क्योंकि सभी जानते थे ये यहाँ के मंत्री अखिलेश चौधरी थे। अखिलेश चौधरी अपने बेटे विक्की के पास जाते हैं। विक्की की एक आंख काली हो गई थी और मुंह से खून बह रहा था। विक्की के चेहरे पर भी कई जगह कट के निशान पड़े थे। अपने बेटे की इतनी बुरी हालत देख मंत्री जी को बहुत तेज गुस्सा आता है। मंत्री जी गुस्से में कहते हैं, किसने की मेरे बेटे की ऐसी हालत। तभी वहां का मैनेजर आता है और मंत्री जी की चापलूसी करते हुए कहता है, सर इसी लड़के ने विक्की सर को मारा है। मंत्री जी गुस्से में विक्की की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वहां पर एस के लोगों वाले बहुत से बॉडीगार्ड आ जाते हैं और वह निशा, रूही और रोहन को कर लेते हैं। एस लोगों के बॉडीगार्ड को देख सभी डर से कांपने लगते हैं, क्योंकि सभी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि यह एस लोगों के बॉडीगार्ड सिर्फ एक ही इंसान के है और वह इस देश का सबसे अमीर और पावरफुल इंसान है। तभी वहां अर्जुन अपने सेक्रेटरी दीपक के साथ आता है। अर्जुन को देख मंत्री जी समझ जाते हैं कि इस बार उनके बेटे ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उन्हें अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एस लोगों के बॉडीगार्ड को देखा क्यों डर गए सभी। एक, अर्जुन मॉल में कैसे पहुंचा। चैप्टर 11, अर्जुन का आना। अब तक सभी उस आदमी को देख डर जाते हैं, क्योंकि सभी जानते थे ये यहाँ के मंत्री अखिलेश चौधरी थे। अखिलेश चौधरी अपने बेटे विक्की के पास जाते हैं। विक्की की एक आंख काली हो गई थी और मुंह से खून बह रहा था। विक्की के चेहरे पर भी कई जगह कट के निशान पड़े थे। अपने बेटे की इतनी बुरी हालत देख मंत्री जी को बहुत तेज गुस्सा आता है। मंत्री जी गुस्से में कहते हैं, किसने की मेरे बेटे की ऐसी हालत। तभी वहां का मैनेजर आता है और मंत्री जी की चापलूसी करते हुए कहता है, सर इसी लड़के ने विक्की सर को मारा है। मंत्री जी गुस्से में विक्की की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वहां पर एस के लोगों वाले बहुत से बॉडीगार्ड आ जाते हैं और वह निशा, रूही और रोहन को कर लेते हैं। एस लोगों के बॉडीगार्ड को देख सभी डर से कांपने लगते हैं, क्योंकि सभी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि यह एस लोगों के बॉडीगार्ड सिर्फ एक ही इंसान के है और वह इस देश का सबसे अमीर और पावरफुल इंसान है। तभी वहां अर्जुन अपने सेक्रेटरी दीपक के साथ आता है। अर्जुन को देख मंत्री जी समझ जाते हैं कि इस बार उनके बेटे ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उन्हें अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब आगे अर्जुन अपने ऑफिस के केबिन में बैठा था कि तभी उसका फोन रिंग बजने लगता है। फोन अर्जुन के भरोसेमंद बॉडीगार्ड का था, जो उसने रोहन रूही के पीछे लगा रखा था। रोहन और रूही को नॉर्मल रहना ज्यादा पसंद था, इसलिए वह कहीं भी जाते थे तो बॉडीगार्ड नहीं लेकर जाते थे। पर अर्जुन को सेफ्टी की बहुत चिंता होती थी, क्योंकि अर्जुन के बहुत से दुश्मन थे जो अर्जुन से बदला लेने की फिरत में रहते थे। इसलिए वह बिना उनको पता चल ही हमेशा उनके पीछे बॉडीगार्ड रखता था। अर्जुन ने फोन उठाया, तभी उधर से आवाज आई, सर रोहन सर का यहाँ पर मॉल में कुछ लड़कों के साथ झगड़ा हो गया है। जिन लड़कों के साथ सर का झगड़ा हुआ है वह मंत्री अखिलेश चौधरी के बेटे और उनके दोस्त हैं, तो आप प्लीज जल्दी से मॉल में आ जाए। बॉडीगार्ड की बात सुन एक पल के लिए अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वह जल्दी से केबिन से बाहर निकलने लगता है। अर्जुन को इतनी हड़बड़ी में जाता देख दीपक भी अर्जुन के पीछे चला जाता है। अर्जुन जब मॉल पहुंचता तो देखा है कि उसके सभी बॉडीगार्ड ने रोहन, रूही और निशा को कवर कर लिया थी। अर्जुन जल्दी से निशा और रूही के पास जाता है। अर्जुन को देख रूही अर्जुन को गले लगा लेती है और कहती है, भैया ये सभी लड़के हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। इन्होंने भाभी पर बहुत गंदे कमेंट किए, इसलिए रोहन ने इन सबको मार। रूही की बात सुनो अर्जुन की नज़र निशा पर जाती है, जो डर और घबराहट से अपनी साड़ी को खुद से लपेटे हुए खड़ी थी। निशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। निशा को रोता देख अर्जुन अपने हाथों की मुठ्ठियां काश लेता है। तभी वहां पर मंत्री जी और आते हैं और कहते हैं, सर प्लीज आप मेरे बेटे को माफ कर दिए दीजिए। अर्जुन मंत्री जी को घूर कर देखता है और निशा, रूही और रोहन को लेकर मॉल से चला जाता है। मंत्री जी गुस्से में विक्की के पास आते हैं और उसे खींचकर एक थप्पड़ मारते हैं। अपने पिता के थप्पड़ मारने से विक्की अपने पिता से कहता है, आप मुझे क्यों मार रहे हैं। मंत्री जी कहते हैं, तुम्हें क्यों मार रहा हूं, तुम्हें पता है वह कौन था, वह हमें छोड़ेगा नहीं। विक्की कहता है, कुछ नहीं करेगा वह, देखिए आपके सामने वह कुछ बोला भी नहीं।
मंत्री जी कहते हैं इसी बात का तो डर है, अगर वह यहाँ पर तुम्हें थप्पड़ मारकर चला जाता तो मुझे ज्यादा खुशी होती, पर वह यहाँ से चुपचाप चला गया, इसका मतलब उसने हमें माफ नहीं किया। विक्की कहता है पापा आप क्यों डर रहे हैं, वह हमारा भला क्या ही कर लेगा। विक्की की बात सुन मंत्री जी को बहुत तेज गुस्सा आता है। मंत्री जी कहते हैं तुम्हें पता भी है वह कौन है, वह इस देश का सबसे अमीर आदमी है और वह चाहे ना तो हम जैसे को रातों रात गायब कर सकता है। बड़े बड़े माफिया भी उससे बात करने से डरते हैं। वह खुद में ही एक बहुत बड़ा माफिया है, लोगों का गिरोह होता है, उसका खुद का साम्राज्य है। अपने पिता की इस बात सुन विक्की को भी डर लगने लगता है। कार में अर्जुन निशा को देखा है जो खिड़की से बिल्कुल लगा कर बैठी थी। निशा की आंखों में से आंसू बह रहे थे। अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वह निशा से कहता है इधर आओ। अर्जुन की से इतनी सर्द आवाज सुन निशा डर से कांपने लगती है। निशा को अपने पास ना आता देख अर्जुन निशा की कमर पकड़ खींच लेता है। अर्जुन के ऐसे खींचने से निशा सीधा अर्जुन की गोद में गिरती है। अर्जुन निशा को सही से अपने गोद में एडजस्ट कर बिठा लेता है और निशा से कहता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। निशा अर्जुन की बात सुन डर जाती और कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, आप प्लीज इसकी सजा मुझे मत दीजिएगा। निशा की बात सुन अर्जुन कंफ्यूज नजरों से निशा को देखने लगता है और कहता है मैं तुम्हें क्यों सजा दूंगा। निशा कहती है क्योंकि एक बार मैं अपने बुआ जी के घर गई थी, तो मैं और ऋतु दीदी बाजार गए थे। तब बाजार में कुछ लड़कों ने ऋतु दीदी को बहुत बुरा भला कहा था। ऋतु दीदी रोते हुए घर आई थी। जब उन्होंने बुआ को सारी बात बताई तो बुआ जी ने ऋतु दीदी को बहुत मारा और उनका बाजार जाना हमेशा के लिए बंद कर दिया था। निशा की बात सुन अर्जुन को निशा की बुआ पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन्होंने बिना किसी गलती की अपनी बेटी को भी मारा और निशा के दिल में भी डर भर दिया था। अर्जुन बहुत प्यार से निशा से कहता है ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और जिनकी गलती है उन्हें मैं सजा देकर रहूंगा। अर्जुन की बात सुन निशा अर्जुन के गले लग जाती है। क्या सजा देगा अर्जुन विक्की और उसके दोस्तों को? एक 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 क्यों डरते हैं सभी अर्जुन से एक एक एक? क्या कभी निशा के सामने अर्जुन की सच्चाई आएगी न? एक एक एक। चैप्टर 12 अर्जुन और क्रिश। अब तक अर्जुन निशा को सही से अपने गोद में एडजस्ट कर बिठा लेता है और निशा से कहता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। निशा अर्जुन की बात सुन डर जाती और कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, आप प्लीज इसकी सजा मुझे मत दीजिएगा। निशा की बात सुन अर्जुन कंफ्यूज नजरों से निशा को देखने लगता है और कहता है मैं तुम्हें क्यों सजा दूंगा। निशा कहती है क्योंकि एक बार मैं अपने बुआ जी के घर गई थी, तो मैं और ऋतु दीदी बाजार गए थे। तब बाजार में कुछ लड़कों ने ऋतु दीदी को बहुत बुरा भला कहा था। ऋतु दीदी रोते हुए घर आई थी। जब उन्होंने बुआ को सारी बात बताई तो बुआ जी ने ऋतु दीदी को बहुत मारा और उनका बाजार जाना हमेशा के लिए बंद कर दिया था। निशा की बात सुन अर्जुन को निशा की बुआ पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन्होंने बिना किसी गलती की अपनी बेटी को भी मारा और निशा के दिल में भी डर भर दिया था। अर्जुन बहुत प्यार से निशा से कहता है ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और जिनकी गलती है उन्हें मैं सजा देकर रहूंगा। अर्जुन की बात सुन निशा अर्जुन के गले लग जाती है। अब आगे ममता जी दादी से कहती है मां, मुझे लगता था कि अर्जुन कभी भी निशा को नहीं अपनाएगा, पर अच्छा हुआ कि उसने निशा को अपना लिया। दादी कहती है बेटा तुम सही कह रही हो, निशा बहुत ही अच्छी और प्यारी बच्ची है, उसे शहनाज से तो बहुत अच्छी है जिससे तुम्हारे ससुर हमारे पोते की शादी करवाना चाहते थे। दादी जी यह सब कुछ मुंह बनाकर कह रही होती है। ममता जी दादी जी को मुंह बनाते देखा हंसने लगते हैं और कहते हैं माँ आप भी ना। तभी मेंशन के बाहर बहुत सारी गाड़ियां रुकने की आवाज आती है। ममता जी कहती है माँ ये गाड़ियां तो अर्जुन की है ना, अर्जुन और इतनी जल्दी आ गया। ममता जी अभी बोल ही रही थी कि उन्हें रोहन और रूही अंदर आते हुए दिखते हैं। दादी जी कहती है बेटा आप दोनों यहाँ, निशा कहाँ गई। रूही कहती है दादी वह भैया के साथ आ रही है। रोहित की बात सुन दादी कहती है क्या अर्जुन भी तुम्हारे साथ शॉपिंग पर गया था और तुम सब इतनी जल्दी शॉपिंग करके कैसे आ गए। तभी दादी की नज़र दरवाजे पर आती निशा पर पड़ती है। निशा को अकेले आता देख दादी निशा से पूछता है बेटा आपके साथ तो अर्जुन भी था ना, वह कहाँ गया। निशा कहती है दादी ने कोई जरूरी काम था तो वह चले गए। निशा को इतना डरी सहमी देखा दादी को कुछ गलत होने की आशंका होती है। दादी कहती है कुछ हुआ है क्या बेटा। ममता जी भी कहती है हाँ मुझे भी ऐसे कुछ लग रहा है।
क्योंकि यह अभी थोड़ी देर पहले ही तो शॉपिंग के लिए निकले थे और इन्होंने कुछ खरीद भी नहीं और इतनी जल्दी आ गए, क्या हुआ है बताओ। रोहन दादी और ममता जी को शॉपिंग मॉल में हुई सारी बात बताता है। दादी और ममता जी का मंत्री और उसके बेटे पर बहुत गुस्सा आता है और वह निषाद कहते हैं, बेटे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम दोनों जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो। क्रिश का ऑफिस। क्रिश एक क्रिमिनल लॉयर है। इसका एक बहुत बड़ा लो फॉर्म है। क्रिश दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिमिनल लॉयर है। क्रिश अपने ऑफिस में बैठा किसी केस की फाइल स्टडी कर रहा था कि तभी सामने रखा फोन बजने लगता है। क्रिश फोन उठाता है तो सामने से एक आदमी आज मॉल में हुई सारी घटनाओं के बारे में बताने लगता है। आदमी की बात सुन किसको बहुत गुस्सा आता है और वह ऑफिस से जल्दी निकल जाता है। जंगल के बीच में एक बड़ी सी हवेली जो किसी भूतिया खंडहर की तरह दिख रही थी। बाहर से देखने भर से ही किसी का दिल धड़कना बंद हो जाए, पर इसके अंदर का माहौल और भी खतरनाक था। हवेली के चारों तरफ ऐसे लोगों वाले बॉडीगार्ड फैले हुए थे। सभी बॉडीगार्ड के हाथ में बड़ी बड़ी गन थी। तभी वहां पर कई सारी गाड़ियां आकर रुकती हैं और बॉडीगार्ड जल्दी से उतरकर गाड़ी के पीछे वाला दरवाजा खोलते हैं। अर्जुन अपनी लाल आंखों के साथ गाड़ी से बाहर आता है और लंबे लंबे कदम लेकर हवेली के अंदर की तरफ चल जाता है। अर्जुन एक कमरे के अंदर बने रास्ते से सीधा तहखाने के अंदर चला जाता है। तहखाना के अंदर का माहौल बहुत खौफनाक था। 5 लड़कों को जंजीर में बांधकर, कपड़े उतारकर चाबुक से मर जा रहा था। लड़कों को चीखें तहखाने में गूंज रही थी। एक आदमी को पकड़कर खड़ा किया गया था। आदमी बार बार बॉडीगार्ड से लड़कों को छोड़ने की विनती कर रहा था, पर बॉडीगार्ड को जैसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। तभी वहां किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन रोप से चलते हुए आता है और लड़के के सामने रखी चेयर पर बैठ जाता है। अर्जुन को देखा सारे बॉडीगार्ड अपना सर झुका लेते हैं। तभी पीछे से एक लड़का बोलता है, अरे वह अर्जुन, देखो तो मंत्री जी भी यहाँ है। क्रिश की बात सुन अर्जुन मंत्री जी की तरफ देखा है। मंत्री जी बार बार बॉडीगार्ड से छुटने के लिए छटपटा रहे थे। अर्जुन बॉडीगार्ड को इशारा करता है। अर्जुन का इशारा मिलता ही बॉडीगार्ड मंत्री जी को छोड़ देता है। मंत्री घुटनों के बल बैठकर अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर कहता है, सर प्लीज आप मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, उससे गलती होगी, उसे नहीं पता था कि वह आपकी पत्नी है। मैं अपने बेटे को बहुत दूर भेज दूंगा, या फिर आप चाहे तो उसे पुलिस में भी दे सकते हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा, प्लीज सर उसे माफ कर दीजिए। मंत्री जी की बात सुन अर्जुन अपनी सर्द आवाज में कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा, पर उसके बाद तुम अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दोगे। अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो, मैं अभी छोड़ देता हूं। अर्जुन की बात सुन क्रिश और सभी बॉडीगार्ड कुछ पल के लिए हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अर्जुन कभी किसी को छोड़ता नहीं था। जो भी इस तहखाना में आता था वह अपने मौत के साथ ही बाहर जाता था, पर कोई अर्जुन के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता था, इसीलिए कोई कुछ नहीं बोलता। क्रिश को अपने भाई के हर फैसले पर भरोसा था, इसीलिए वह कुछ नहीं कहता। अर्जुन की बात सुन मंत्री जी एक पल के लिए चुप हो जाते हैं, पर फिर वह अर्जुन की बात मान लेते हैं। अर्जुन अधीर से कहता है, अधीर छोड़ दो इन सभी को। बॉडीगार्ड मंत्री और लड़कों के आंख पर पट्टी बांधकर तहखाना से बाहर ले जाते हैं। उनके जाने के बाद कृषि अर्जुन से कहता है, अर्जुन तुमने उसे छोड़ क्यों दिया? अर्जुन कहता है, मॉल में जब लड़ाई हुई थी ना, तो बहुत से लोगों ने रोहन और रूही को देखा था। मैं नहीं चाहता कि इन सभी की मौत की वजह से रोहन रूही पर कोई इफेक्ट पड़े, इसीलिए कुछ दिन इस मामले को ठंडा होने दो, फिर तो वक्त हमारा ही है, जब दिल करेगा तब मार देंगे। अर्जुन की बात सुनकर क्रिश और अधीर दोनों खुश हो जाते हैं। अर्जुन का एक ही मकसद था, वह हर काम बहुत सफाई से करता था। अगर कभी कोई सुराग मिल भी जाता था तो क्रिश उसे कोर्ट के बाहर ही सॉल्व कर देता था। रूही को और ममता जी को इन सब बातों के बारे में नहीं पता था कि क्रिश और अर्जुन क्या करते हैं, इसीलिए वह बिना किसी गलती के रूही और ममता जी के सामने हमेशा एक बिजनेसमैन की भूमिका निभाता थे। अर्जुन कृषि किसे कहते हैं? तो तुम घर चल रहे हो ना मेरे साथ? क्रिश कहता है, नहीं, जब मैं उसे लेकर आऊंगा तभी तुम्हारे साथ चलूंगा, घर नहीं तो दादाजी मेरे घर में नहीं घुसने देंगे। अर्जुन कहता है, तो पता चल गया कहाँ है वह? क्रिश कहता है, मेरी आज की फ्लाइट है तो मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। हेलो गाइस, प्लीज आज का चैप्टर कैसा लगा मैं बताइए, प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड कम सून।